दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड में कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, थर्ड में हमने बेस डैश प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन डिस्कस किया था, एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, एंड लास्ट में हमने कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक की थी कि अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल फिजिकल मेथड से, लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हीट मतलब बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्बिलिटी पे, क्रोमेटोग्राफी। तो इन बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इनेंशियोमर हैं तो हम उन्हें कैसे सेपरेट आउट करें। तो केमिकल मेथड मेनली हमारा इस पार्ट का जो डिस्कशन है वो क्या है, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन बाय यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट यूज करते हैं। इस मेथड को बोला जाता है रिजोल्यूशन। तो हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर में डीएल पेयर को अलग करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम, केमिकल मेथड, वो कहलाता है रेजोल्यूशन। तो क्या है इसका टास्क, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। कैसे करते हैं देखो, रेसमिक मिक्सचर होगा डीएल पेयर, तो हम उससे रिएक्ट करने वाला कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट ले लेंगे, उससे रिएक्ट करता हो। और ध्यान क्या रखना है, जो रिएक्ट कर रहा है वो रिवर्स भी हो सके, किसी ऐसे मेथड को यूज करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने रिएक्ट करा लिया और पता चला जो प्रोडक्ट आ रहे हैं फिर उसे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए सेम उसमें फॉर्मूले में। तो हमने क्या किया, एक रेसमिक मिक्सचर लिया, उसमें एक दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डाला, तो अब ये रिएक्ट करेगा। तो डी डैश जो है वो डी से भी रिएक्ट करेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका हमारा जो कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, डी डी डैश। मतलब थीटा मान लो अगर 25 था और हमने 10 डाल दिया, तो 25 + 10 जुड़ जाएगा, तो डी डी डैश का कितना हो जाएगा, 35। लेकिन एल डी डैश जाएंगे तो ये कितना था, -25, और ये प्लस, तो ये -15 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये +35 हो गया और ये -15 हो गया। तो अब इनके ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है, तो अब ये मिरर इमेज नहीं रहे। तो अब ये क्या कहलाएंगे, मिरर इमेज नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर। तो समझ आया क्यों हमने ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट लिया, कि जिससे वो डी से रिएक्ट करके कुछ और बनाए और एल से रिएक्ट करके कोई और ऑप्टिकल रोटेशन दे। तो फाइनली वी विल गेट रेसमिक मिक्सचर से, फाइनली वी विल गेट मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर। अब उनको तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से। तो फिजिकल मेथड बॉइलिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉल्बिलिटी से, डी डी डैश अलग हो जाएगा, एल डी डैश अलग हो जाएगा, और फिर हम किसी रिएक्शन के थ्रू डी को डी डैश से अलग कर लेंगे और एल को एल डैश से अलग कर लेंगे, और फाइनली एक चैम्बर में हमें एल मिल जाएगा और एक चैम्बर में डी मिल जाएगा। तो देखा, डी एल पहले सेम थे, इनमें केवल एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करने वाली थी, ऑप्टिकल रोटेशन। उसके अलावा किसी भी फिजिकल मेथड से ये अलग हो नहीं सकते। पोलरीमीटर इज द ओनली चॉइस, उससे भी तुम पता कर सकते हो, लेकिन रेसमिक मिक्सचर तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होता क्योंकि ओवरऑल 0 हो जाता है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने रिजोल्यूशन मेथड यूज किया, जिसका ये सिंपल सा एक पैटर्न होता है। इस तरीके से करते हैं। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव एसिड है, उसका रेसमिक मिक्सचर है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे एल्कोहल यूज कर सकते हैं। और अगर एल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव रेसमिक मिक्सचर है, तो उस केस में हम रिएजेंट एसिड को यूज कर सकते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अच्छी बात क्या है, एस्टरिफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर हम वहां पे H+ मतलब हम एसिडिफाइड ज्यादा कर दें, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अगर बढ़ा दें। सिंपल है, देखो, एसिड एल्कोहल से रिएक्ट किया, एस्टर बन गया। एस्टर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि आर डैश और आर जो डैश और आर दोनों क्या है, कायरल सेंटर्स हैं।
तो बाद में हमारा सिंपली क्या होगा, हम दोबारा अलग कर लेंगे एस्टर से एसिड और वो एल्कोहल। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमारे पास जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। देखो ये हमारा ETME, तो यहाँ पे क्या होगा, रुको, यहाँ पे क्या होगा, ये ME होना चाहिए, तभी तो मिरर इमेज होंगे। क्योंकि एक देखो यहाँ से बीच से मिरर डाल दिया हमने, यहाँ पे ये देखो मिरर है बीच में, यहाँ से जी, ये मिरर इमेज है। हमने इसमें एक हमारे पास ऑप्टिकली अल्कोहल ले लिया हमने, तो अब क्या होगा, ये OH यहाँ से वाटर निकालेगा, ये इससे भी रिएक्ट करेगा और ये इससे भी रिएक्ट करेगा, तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे। पहला डेफिनेटली एसिडिक से, एसिडिक कंडीशन से चाहिए। पहले में देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ मिला, इसको हम बोलेंगे DD डैश, मान लिया ये D है और ये L है, तो ये हमारा क्या हो गया, DD डैश। दूसरे वाले में क्या होगा, ये वाला ऊपर होगा, बाकी देखो ये सेम रहेगा, अल्कोहल तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये वाला एसिड बदल गया, तो ये क्या हो गया, LD डैश। अब इन दोनों का थीटा अलग अलग है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए डायस्टीरियोमर्स। ये हमारे क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब सिंपली क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से एस्टर अलग अलग कर लेंगे और फिर बाद में एस्टर को हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएंगे, अल्कोहल अलग हो जाएगा। और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कौन से मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला अलग मिल जाएगा, ये वाला, और ये वाला हमारा अलग मिल जाएगा, एक D और एक L फॉर्म। तो ये सिंपल इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया कि हम इसको रिवर्स ले जा सकते हैं। सेम अगर हमें DL पेयर ऑफ अल्कोहल को करना है तो हम ऑप्टिकली एक्टिव एसिड यूज कर लेंगे। एक और होता है सॉल्ट फॉर्मेशन, उसमें भी हम एसिड को अलग कर सकते हैं, उसमें हम एमीन यूज करते हैं, तो वहां पे अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब अमोनियम सॉल्ट को दोबारा एसिडिफाइड कर दोगे तो फिर से एसिड और एमीन अलग हो जाता है। तो अगर हमारे पास मान लो अमीन है ऑप्टिकली एक्टिव, तो एसिड यूज कर लेंगे, और एसिड है तो अल्कोहल अमीन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड बड़ा सिंपल सा होता है, लेकिन पता होना चाहिए हम लोग रेसमिक मिक्सचर से डी और एल को अलग करने के लिए जो केमिकल मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो ये था हमारा डिस्कशन। अब एक और न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। अब समझो बात को, रेसमिक मिक्सचर मतलब 50-50% डी और एल फॉर्म, तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो गया, 0। लेकिन अगर डी और एल इक्वल नहीं है तो वहां पे एक इनेंशियोमर ज्यादा होगा और एक कम होगा, तो हम उसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस, और उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल प्योरिटी। मतलब देखो जैसे एक एग्जांपल लिया, 60% डी है तो 40% एल होगा। अब इसमें डी वाला 20% ज्यादा है, तो 20% मतलब 40%, तो 40% से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो 20% डी फॉर्म है वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो उसको हम ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं। वहां पे क्या होगा, अगर हमने थीटा लिया, थीटा ऑब्जर्व निकालना है, तो अगर अल्फा गिवन है हमें +70, तो जो थीटा ऑब्जर्व आएगा हमारा वो कितना होगा, 20% था इंटू 70/100, तो 40, जो हमारा 14 डिग्री होगा वो ऑप्टिकल रोटेशन हमें मिलेगा। तो समझ आना चाहिए, प्लस डी होता मतलब पूरा अगर 100% डी होता तो 70 डिग्री मिलता, कंप्लीट एल होता तो -70 मिलता, लेकिन अभी क्या है, 60-40 कॉम्बिनेशन है, तो डी वाला 20% ज्यादा है, तो हमें प्लस में 14 डिग्री मिलेगा। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया कि वी हैव मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इन डिफरेंट परसेंटेज। तो परसेंटेज ई क्या होता है, मॉड ऑफ डी एल, कोई भी ज्यादा हो सकता है, और वो सिंपली हम निकाल सकते हैं थीटा ऑब्जर्व अपॉन अल्फा इंटू 100। तो समझ आना चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 70 है परसेंट डी है, और एल हमारे पास कितना हो गया, 30%, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो परसेंटेज ई हो गया वो कितना हो गया, 40%। तो जो थीटा ऑब्जर्व आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, पता है हमें ई, तो कितना हो गया 40 इंटू होना कितना चाहिए था 100%, 100 इंटू ये, तो सिंपली कितना आ गया
28 डिग्री प्लस होगा क्योंकि डी ज्यादा है। यहीं पे अगर माइनस उल्टा होता, मतलब अगर डी हमारा होता 30% और एल होता 70%, तो अब देखो फिर से परसेंटेज ई तो क्या होता 40% ही होगा, लेकिन अब एल वाला ज्यादा है तो थीटा जो ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा 40 इंटू ये -70, क्योंकि अब ये एल का है, डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाता -28 डिग्री। तो समझ आना चाहिए, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, तो हम इससे यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं या थीटा ऑब्जर्व निकाल सकते हैं किसी भी मिक्सचर का, डीएल का, डीएल पेयर के किसी भी मिक्सचर का। अब लास्ट पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, कि अगर कार्बन नहीं है तो कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली, मतलब कायरल कार्बन नहीं है, अगर विदाउट कायरल कार्बन है, ये ए अलग है बेसिकली, नहीं तो कायरल तो वही हो गया, कायरल नहीं है, लेकिन अगर विदाउट ए कायरल कार्बन है तो हम बोलेंगे क्या होगा सिंपली हमारा, उस केस में हमारा कब हमारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है असिमेट्रिक एंड, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से तीनों ग्रुप, जैसे कार्बन में था चारों ग्रुप अलग, नाइट्रोजन में तीनों ग्रुप अलग, लोन पेयर एक, वो भी हमें पता है, उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं, उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी रहेगी, लोन पेयर की, बताया था सीआईपी में। अब ये तीनों ग्रुप अलग हैं, आर आर डैश आर डबल डैश, तो ये हमारा असिमेट्रिक नाइट्रोजन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, मतलब ये ग्रुप आपस में किधर भी घूम सकते हैं, फ्री रोटेशन है, तो हम बोलेंगे रैपिड इन्वर्जन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही आपस में स्विच होते रहेंगे, कभी ये होगा, कभी ये वाला पार्ट होगा, कभी ये वाला पार्ट होगा, तो हम बोलेंगे दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो मतलब हमें उस केस में हमेशा क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो मतलब अगर असाइक्लिक नाइट्रोजन इवन असिमेट्रिक है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रैपिड इन्वर्जन हो रहा होगा, वो एक दूसरे के फॉर्म में ये हो जाएगा, अगले मूवमेंट में ये हो जाएगा, आपस में स्विच करते रहेंगे। तो पहले समझ आना चाहिए, नाइट्रोजन में तीनों ग्रुप अगर अलग होते हैं तो वो कायरल और असिमेट्रिक होता है, लेकिन असाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्री ट्रायगोनल पिरामिडल है, उसके चक्कर में, ज्योमेट्री मतलब शेप, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होती है, हम बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होने के चक्कर में रैपिड इन्वर्जन होता है, और रैपिड इन्वर्जन से जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कभी मिलेगा डी और कभी मिलेगा एल, तो हम बोलेंगे हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, और जिनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप बदल रहे हैं, कैसे करोगे, कभी डी है कभी एल है, तो हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे उस केस में जो अल्फा होगा, अल्फा विल बी जीरो, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर का अल्फा जीरो होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास असिमेट्रिक नाइट्रोजन है, तो अब क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर में ब्लॉक हो गया नाइट्रोजन, अब ये फ्री नहीं घूम सकता, घूमने की कोशिश करेगा तो रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी, तो हम बोलेंगे अब ये होगा, तो अगला इसका क्या होगा, मिरर इमेज आएगी, रोटेशन बंद हो गया, रैपिड इन्वर्जन बंद हो गया, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अल्फा नॉन जीरो होगा। तो समझ आना चाहिए, असिमेट्रिक नाइट्रोजन अगर असाइक्लिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और अगर साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड है एलीन। एलीन्स हमें पता है क्या होता है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड से लगा रहे हैं, तो हमारा वो एलीन कहलाती है। अब एलीन में दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या है, चेक करते हैं। पहला है अगर पाई बॉन्ड इवन है, मतलब दो है, तो अब दो में देखते हैं, दो है, चार है, छह है, तो हम बोलेंगे उस केस में क्या होगा, बीच वाला sp है, किनारे वाले sp2 है, ग्रुप लगे हुए हैं ab। ऑर्बिटल डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं बीच वाले में अगर sp है, तो अगर हमने जेड एक्सिस लिया, मॉलिक्यूलर एक्सिस हमारा जेड है, तो sp में s और p जेड मिल गए, ध्यान से देखना। अब दो प्योर होंगे तो px और py प्योर हो गए,
ठीक है। अब ये वाला sp2 है, तो इसमें एक ही प्योर बचेगा, तो z है तो z एक्सिस है, तो दो तो मिलेंगे, s और pz। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो तुम px ले लो या py ले लो। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्योर वाला हमारा क्या ले लिया हमने, py अगर प्योर लिया तो मिक्स क्या होगा हमारा, py अगर हमने प्योर लिया है तो मिक्स हो जाएगा यहाँ पे x, y नहीं होगा, मिक्सिंग करने हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा हो जाएगा xz प्लेन, समझ आना चाहिए, ये हो जाएगा xz प्लेन, क्योंकि हमारा क्या है प्योर py, तो मिक्स कौन हो गया, px। अब py जब प्योर है तो बीच वाले के साथ पाई बना लिया, तो अब जो सेंटर वाला है उसके पास px बचा प्योर, तो इस वाले का प्योर क्या होगा, px। तो प्योर अगर px है तो हाइब्रिड कौन होगा, py। हाइब्रिड py होगा तो प्लेन क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा yz। तो समझो बात को, ये वाला अगर हमारे नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इवन हुए, तो हमने देखा कि ये किनारे वाला जो है इन दोनों का प्लेन अलग अलग आ रहा है, एक का क्या आ रहा है yz और एक का क्या आ रहा है, मतलब एक का xz आ रहा है, एक का yz आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था ना ये, और एक हमारा क्या होगा डाउन और एक अप, मतलब इनसाइड द प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम थिंग, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, तो ये मॉलिक्यूल हो गया डिसिमेट्रिक, नो पीएस नो सीएस, तो ये हो गया हमारा डिसिमेट्रिक। और डिसिमेट्री इज द मिनिमम कंडीशन फॉर, मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम बोलेंगे उस केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो प्लेन के लिए होती है। तो हम बोलेंगे ये हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एक ऐसा होगा तो उसकी मिरर इमेज होगी। तो समझ आना चाहिए, एलीन में अगर पाई बॉन्ड हमारे इवन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिन्हें हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। अब ऑड में देख लेते हैं। ऑड में फिर से वही, बीच में जितने भी होंगे सब एसपी होंगे। ऑर्बिटल डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। एसपी वालों में दो होंगे ऑर्बिटल, तो यहाँ पे अगर हमने किनारे वाला देखा तो हमने पी वाई प्योर लिया, तो हाइब्रिड कौन किया, एक्स। तो पी वाई जब हमने यहाँ पे किया तो बीच में पी एक्स आया, तो अंदर हमारे पी एक्स से मिक्स हो गया, तो यहाँ प्योर क्या बचा, पी वाई। पी वाई प्योर बचा तो किनारे में भी पी वाई प्योर होगा, तो पी वाई अगर प्योर है तो हाइब्रिड कौन होगा, अगेन एक्स होगा। तो इसका भी प्लेन क्या है, जेड एक्स, और इसका भी प्लेन क्या है, जेड एक्स। मतलब क्या हो रहा है कि अगर ऑड आ रहे हैं, मतलब उसके बाद चार होगा तो फिर से प्लेन अलग हो जाएगा, पांच आएंगे तो फिर से प्लेन सेम हो जाएगा। तो ऑड नंबर में क्या हो रहा है, प्लेन सेम आ रहा है। अब प्लेन सेम हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो एक ही तरफ ग्रुप हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे सेम प्लेन में होगा तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि वहां पे क्या होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लेन में आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये अब हमारा इस केस में क्या होगा, ये दोनों सेम है तो सिस, और ये हमारा ए और ए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ट्रांस होगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, एलीन में अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और ऑड नंबर ऑफ अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सेम जैसा एलीन होता है उसी के हमारे क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स, उन्हें हम स्पाइरेंस बोलते हैं, क्योंकि डीयू तो सेम ही होता है, डबल बॉन्ड या रिंग। तो अब स्पाइरेंस में सेम वही समझते हैं, अगर इवन रिंग्स हैं तो अब देखो इसको वेज डैश से समझना आसान है। ये हमारा वेज डैश है तो ये सेम प्लेन में होंगे, रिंग बनाने के लिए सेम प्लेन वाले चाहिए होंगे, तो अब ये अगर सेम प्लेन में है तो फिर यहाँ पे वेज डैश चला जाएगा। अब वेज डैश से रिंग बनाने के लिए वेज डैश में ही ग्रुप होने चाहिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में चले जाएंगे। तो अब अगर इसको प्रॉपर देखें तो ये अगर ए बी एक्जेड प्लेन में है तो ऑटोमेटिकली ये वाले क्या होंगे, वाई जेड परपेंडिकुलर होंगे। तो अब काफी समझना आसान है, बिना इवन ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें एलीन अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो अगर प्लेन डिफरेंट है तो बताया था क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, फिर से देखो ये हमारा इनसाइड प्लेन आउटसाइड प्लेन, तो ये सेम प्लेन वाले हैं, रिंग बनाने के लिए सेम प्लेन जाएंगे, तो फिर से ये इनसाइड प्लेन आउटसाइड प्लेन। अब इनसे रिंग बनाने के लिए फिर से हमें इनसाइड प्लेन और आउटसाइड प्लेन जाना पड़ेगा, तो ये हमारे सेम प्लेन वाले ग्रुप बाहर आ जाएंगे। अब इनसे साइकिल बनाने के लिए सेम प्लेन में जाना पड़ेगा, तो फिर से हमें क्या होंगे, जो अगले हमारे होंगे वो क्या होंगे, इनसाइड और आउटसाइड। तो वेस्ट डैश देखो यहाँ पे ये वेस्ट डैश, फिर रिंग बनाने के लिए सेम वेस्ट डैश, ये वेस्ट डैश और ये वेस्ट डैश। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ए बी इनसाइड आउटसाइड सेम आ रहा है, तो ये वाई जेड प्लेन और ये भी क्या होगा, वाई जेड प्लेन। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सिंपली सेम ग्रुप सेम साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे एलिन्स में डबल बॉन्ड से, इवन में ऑप्टिकल, ऑड में ज्योमेट्रिकल, स्पाइरेंस में इवन में ऑप्टिकल और ऑड में ज्योमेट्रिकल। इसी का अनदर फंक्शनल आइसोमर्स, बेसिकली फंक्शनल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आइसोमर होंगे चेन आइसोमर, क्योंकि वहां पे हम बोलेंगे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो हम बोलेंगे इनको बोलते हैं साइक्लो एल्काइलिडी। एल्काइलिडीन्स में रिंग्स और डबल बॉन्ड्स होते हैं मेनली, मतलब हम बोलते हैं रिंग से अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड कनेक्ट होता है तो मेनली कहलाते हैं, लेकिन हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड अगर इवन है। तो फिर से देखते हैं, ये वेस्ट डैश है, अब ये प्लेन में है तो ये प्लेन में रहेंगे। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 वाले सेम प्लेन में रहते हैं, तो डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, सेम प्लेन में रहेगा, समझ आना चाहिए। और ये जिस प्लेन में थे उसी प्लेन में ये भी जाएंगे, तो ये हमारा सेम प्लेन में जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, ए बी जो इधर है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। तो अगर हमने बोला ये जेड एक्स प्लेन है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जेड वाई प्लेन हो जाएगा। तो सेम प्लेन हमारे डिसिमेट्री आ गई, पी एस तो मिसिंग हो गया, सी एस मिसिंग है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब अगर ऑड है तो फिर से देखो ये वेस्ट डैश है, अब यहाँ पे ये ये हमारा सिस्टम क्या है, sp2, तो ये प्लेनर होना चाहिए, तो जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये होंगे। अब इनसे रिंग बनाने के लिए सेम प्लेन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वेस्ट डैश वाला ये हमारा आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये हमारा जेड एक्स प्लेन था, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लास्ट वाला भी जेड एक्स प्लेन आ जाएगा, तो सेम प्लेन आ गए, तो दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगेन चाहे एलीन हो, चाहे स्पाइरेंस हो, चाहे साइक्लो हमारे क्या हो, एल्काइलिडीन हो, तीनों केसेस में अगर जो हमारा डबल बॉन्ड और रिंग का जो सम है, या केवल रिंग्स है या केवल डबल बॉन्ड है, अगर वो इवन है तो दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और अगर ऑड है तो दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट है ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, मतलब दो बेंजीन पे अगर ऑर्थो पे चारों ग्रुप लगे हैं वो बल्कि हैं, समझो बल्कि हैं, OH ग्रुप छोटे मोटे ग्रुप से कुछ नहीं होगा, बल्कि है तो क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन करने के चक्कर में ये जो बॉन्ड है इसका फ्री रोटेशन खत्म हो जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है, दोनों रिंग फ्रीली रोटेट कर सकती हैं, लेकिन ये क्या होगा, टूट के दूसरे प्लेन में चला जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, मतलब अगर मैं बनाऊं तो ऐसे देखो, ये था रिंग दूसरे प्लेन में चला गया, तो पहले सेम प्लेन में थे, और अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारा इनसाइड प्लेन है और एक क्या हो गया, आउटसाइड प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए। तो अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल की सिमेट्री खत्म हो गई, और मॉलिक्यूल की सिमेट्री अगर खत्म हो गई तो हम बोलेंगे ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ये हमारा बल्कि ग्रुप है ए बी, तो ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो उस केस में जो फिनाइल प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, और फ्री रोटेशन है वो अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, नहीं हो पाएंगे फ्री रोटेट, और मॉलिक्यूल क्या करेगा, डिसिमेट्रिक हो जाएगा,
जिसके चलते वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो समझ आना चाहिए, बल्कि होना जरूरी है। अगर ऑर्थो, 4 ऑर्थो पोजीशंस होंगी क्योंकि 2 फिनाइल हमारी रिंग्स हैं, तो हम बोलेंगे अगर हमारे ऑर्थो ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो बल्कि हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी था हमारा एक अनदर केस जिसमें हम बोलते हैं कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हमारा टोटल डिस्कशन था। 5 पार्ट्स में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम जिस पर्टिकुलर पार्ट में है वो इंडिविजुअली वॉच कर सकते हो, अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।